मित्रों, नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध हूँ। मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय है नीति निर्माण में जनता की सहभागिता। नीति निर्माण यद्यपि सरकारों का कार्य है। किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, दूसरे प्रकार की शासन व्यवस्था हो, सरकारों के द्वारा ही नीतियों का निर्माण किया जाता रहा है। इसलिए जो नीतियां हैं उन्हें सरकारी नीतियों के नाम से जाना जाता है। परंतु समय परिवर्तन के साथ साथ इन सार्वजनिक नीतियों को और प्रभावी बनाने के लिए इस प्रकार की अवधारणा का विकास हुआ कि इन नीतियों में किस प्रकार से जनता की सहभागिता सुनिश्चित हो, अर्थात जिनके लिए नीतियों का निर्माण किया जा रहा है, जिनके ऊपर उन नीतियों को लागू किया जाएगा, उनकी भी भूमिका इन नीति निर्माण में होनी चाहिए। इन्हीं संदर्भों में नीति निर्माण में जो नागरिकों की सहभागिता है, उस विषय का विकास हुआ है। यदि हम द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात की परिदृश्यों का विश्लेषण करें, जो राजनीतिक या प्रशासनिक दृष्टिकोण है, वहां पर दो तरीके के व्यवस्थाएं हैं। एक वो व्यवस्थाएं हैं जो विकसित समाज की विशेषताएं हैं या विकसित देशों में जिस प्रकार की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था विद्यमान है, और एक वो व्यवस्थाएं हैं जो देश द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात औपनिवेशिक विरासत से मुक्त होकर एक नए प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को हम कहें उन्हें बनाने के लिए, उस प्रशासनिक संस्कृति को बनाने के लिए, उसके विकास के लिए प्रयासरत दिखलाई देते हैं कि किस प्रकार से इन जो नवोदित राष्ट्र हैं उनमें किस प्रकार से लोगों का विकास या उनके लिए विकासात्मक नीतियों का निर्माण करके उनका विकास संभव किया जा सके। तो यह जो समय है उसके पश्चात जिन देशों के द्वारा जब नीतियों का निर्माण किया जा रहा था, तो उन नीतियों के निर्माण में जो विकास के लक्ष्य रखे गए थे, उन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सरकारों के द्वारा विभिन्न प्रकार की लोक नीतियों का निर्माण किया गया था और उन्हें लागू किया गया था। परंतु कुछ दशकों के पश्चात जब उन नीतियों का मूल्यांकन किया गया, जैसा हम जानते हैं कि जो सार्वजनिक नीतियां होती हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए बनाई जाती हैं, तो जब कुछ दशकों के पश्चात उन नीतियों का परिणाम का विश्लेषण किया गया, उन नीतियों का मूल्यांकन किया गया, तो यह महसूस किया गया या ये तथ्य उभर कर सामने आए कि वे जो विकासात्मक नीतियां थीं उनके परिणाम उतने सकारात्मक नहीं थे या अपेक्षा से दूर थे जिन लक्ष्यों को लेकर उन नीतियों का निर्माण किया गया था। इन्हीं संदर्भों में जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये थी कि अब किस प्रकार से इन नीतियों को सारगर्भित बनाया जाए जिससे कि वो नीतियां बेहतर परिणाम दे सकें, लोगों के विकास में सहायक हो सकें। सरकारों के द्वारा जो धन और मानव संसाधनों का उन पर व्यय किया जा रहा था, उनके अनुपात में उनके सकारात्मक परिणाम आ सकें, इस दृष्टिकोण के तहत इन अवधारणाओं का विकास हो रहा था। वहीं पर जो एक अवधारणा थी वह थी विकेंद्रीकरण की अवधारणा। चूंकि विकेंद्रीकरण की अवधारणा ही नागरिकों की सहभागिता की तरफ एक अगला कदम बढ़ाती है, क्योंकि जब विकेंद्रीकरण होगा, जब राजनीतिक संस्थाओं का विकेंद्रीकरण होगा, प्रशासनिक व्यवस्था का विकेंद्रीकरण होगा, तो निश्चित रूप से प्रत्येक स्तर पर लोगों की सहभागिता सुनिश्चित होगी। जब लोगों की सहभागिता सुनिश्चित होगी तो उनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाएगी कि किस प्रकार से वो उन राजनीतिक संस्थाओं में और
उन प्रशासनिक कार्यों में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जिस प्रकार की व्यवस्था का उदय इस समय पर हो रहा था, जो नवीन प्रशासनिक विशेषताएं उभर कर आ रही थी, वो इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जहां पर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को यद्यपि अधिकतर देशों के द्वारा स्वीकार किया गया है, और अधिकतर देशों में भी अब जो इसका एक स्वरूप है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अगर हम कहें, जहां पर की जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को के माध्यम से वह सरकार का गठन करती है, या वो प्रतिनिधि नीतियों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था हमें राजनीतिक व्यवस्थाओं में देखी जाती है। अब प्रश्न ये था कि जो प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं, यद्यपि वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, पर क्या जनता की भूमिका भी इन नीतियों के निर्माण में संभव हो सकती है, और अगर ये संभव हो सकती है तो किस प्रकार से उस भूमिका को सुनिश्चित किया जा सकता है। क्योंकि जो राज्यों के आकार हैं, चाहे वो जनसंख्या के आधार पर हो या क्षेत्र के आधार पर हो, अब वो क्षेत्र विस्तृत है, जहां पर की जो जनसंख्या है वो बड़े क्षेत्र में फैली हुई है, अधिक भूभाग में उसको निवास करती है, तो किस प्रकार से समस्त जनता जो वोट के माध्यम से तो अपने प्रतिनिधियों को चुनती ही है, परंतु उनकी नीति निर्माण में उनकी भी सहभागिता हो सके, इस पर बल दिया जा रहा था। इन्हीं संदर्भों में जिस प्रकार की व्यवस्था का हम कहें विकसित हो रही थी, विकास हो रहा था, उसमें जनता की भूमिका को और महत्वपूर्ण माना जा रहा था। इसका जो महत्वपूर्ण कारण था वह था प्रशासन को प्रभावशील बनाना, जो कि मैंने अभी बात की कि सरकारों के द्वारा जो नीतियों का निर्माण किया गया था, जिन्हें लागू किया गया था, वो उन अपेक्षाओं से अपेक्षित लक्ष्यों से दूर थी, जिन लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए नीतियों का निर्माण किया गया था। तो अब किस प्रकार से उस प्रशासन को प्रभावी बनाया जाए कि वहां पर जो अपेक्षित परिणाम है वो नीतियां अपेक्षित परिणाम दे सकें। इसी के लिए जो प्रभावशीलता की बात है कि पहली चीज है कि जो नीतियां बने, उन नीतियों में जनता की आवश्यकताएं, इच्छाएं, अपेक्षाएं वो समाहित होनी चाहिए। ये समाहित किस प्रकार से हो सकती हैं, उसका परिणाम है कि जब जनता की सहभागिता नीति निर्माण में होगी। हम लोक प्रशासन के विद्यार्थी होने के नाते भली भांति जानते हैं कि सरकार के द्वारा ही नीतियों का निर्माण किया जाता है, तभी हम सार्वजनिक नीतियों का अध्ययन, अध्यापन और उनका मूल्यांकन करते हैं। यद्यपि सरकारों के द्वारा नीतियों का निर्माण किया जाता है, परंतु जनता की सहभागिता उसमें किस प्रकार से हो सकती है, किस प्रकार से वे अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकती हैं, जिससे कि जो नीतियां बने वो अधिक सारगर्भित हों। अधिक सारगर्भित होंगी तो निश्चित रूप से जब उनका क्रियान्वयन किया जाएगा तो उनके जो परिणाम होंगे वो बेहतर निकलकर सामने आएंगे। ये तभी संभव हो सकता है जब लोगों की इच्छाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप जो है नीतियों का निर्माण किया जाए। इसीलिए जो उनकी सहभागिता है उसे बनाने पर बल दिया जा रहा था। इसी संदर्भों में जो जनता है उसकी भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए था, क्योंकि जो सरकारों की नीतियों के मूल्यांकन हेतु जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, अगर वह प्रक्रिया उसी सरकारी मशीनरी के द्वारा ही की जाती है, जिसमें कि सरकार के वही लोग, वही अंग या प्रशासकों के द्वारा ही उसका मूल्यांकन किया जाता है, तो वह मूल्यांकन कितना निष्पक्ष होगा, इस पर सदैव एक प्रश्न चिन्ह लगा रहता है। तो इस प्रश्न चिन्ह को दूर करने के लिए और उसमें ऑब्जेक्टिविटी लाने के लिए कि जो नीतियों का मूल्यांकन किया जाए वो किस प्रकार से हो, उसमें ये निष्पक्ष रिजल्ट पाने के लिए तो किस प्रकार से ऑब्जेक्टिविटी को लाया जाए, इसके लिए जो इस क्षेत्र में विद्वान हैं, इस क्षेत्र के प्रैक्टिशनर्स हैं और जनता है, उसके द्वारा निरंतर इस बात पर बल दिया जाता रहा है कि नीति निर्माण में उनकी भूमिका को सुनिश्चित किया जाए।
अब किस प्रकार से ये नीति निर्माण में उनकी भूमिका सुनिश्चित हो। तो जो सरकार के द्वारा लोगों को सर्विसेज और गुड्स जो उपलब्ध कराए जाते हैं, जो प्रदान कराए जाते हैं, उनका मूल्यांकन जनता के द्वारा किया जाना चाहिए। अर्थात इवैल्यूएशन ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स। तो सभी सरकारों के द्वारा लोगों के कल्याण के लिए, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत सारी वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं, वो उनको प्रदान की जाती हैं, और इसी के साथ आप विभिन्न प्रकार की सेवाओं का भी वहाँ पर हम कहें लोगों तक पहुँचाई जाती हैं। तो ये जो वितरण है, ये वितरण किस प्रकार से हो रहा है, जहाँ पर हम सेवाओं की बात करते हैं, चाहे वो शिक्षा के रूप में है, स्वास्थ्य के रूप में है, यातायात के रूप में है, जो समाज का कमजोर वर्ग है उसको ऊपर उठाने के लिए है। तो जो ये सेवाएं हैं वस्तुओं के रूप में है, चाहे वो खाद्यान्न उपलब्ध कराना है या दूसरी वस्तुओं पर जो मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित है उन्हें उपलब्ध कराना है, तो किस प्रकार से वो उपलब्ध कराई जा रही हैं, उनके वितरण का मूल्यांकन का जो जिम्मेदारी है, जो भूमिका है, उसमें जनता की भूमिका होनी चाहिए। क्योंकि जब जनता के द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा तो वह निष्पक्ष होगा। निष्पक्ष होने के परिणाम स्वरूप सरकार को सही फीडबैक मिलेगा, और जब सही फीडबैक मिलेगा तो आगे आने वाली नीतियों में न केवल उसमें संशोधन कर लिया जाएगा, बल्कि आंकड़ों के अनुसार ही उनमें जो इनपुट है वो आगे आने वाली नीतियों में उसे इनकॉर्पोरेट किया जा सकेगा। क्योंकि जो अब तक जो देखने में आता है, जो भी सरकारी संगठनों के द्वारा जो भी शोध किए जाते हैं, जो मूल्यांकन किया जाता है, तो उस पर ये प्रश्न चिरचिरा लगा रहता है कि उसमें बायसनेस होती है। तो अब ये जो पक्षपात पूर्णता होती है उसको दूर करने के लिए ये सबसे बेहतर माध्यम है कि जनता के माध्यम से ही इस प्रकार के क्रियाओं का संपादन किया जाना चाहिए। इसी के साथ साथ जो इस प्रक्रिया में जो नीति निर्माण में जनता की भूमिका है उसको देखने के लिए जरूरी है कि जो भी सरकार के द्वारा नीतियां बनाई गई हैं, उन नीतियों को जब लागू किया जा रहा है तो उन लागू करने के और बनाने के प्रोसेस में जो मॉनिटरिंग का काम है, जो निगरानी का काम है, वो जनता के द्वारा किया जाए। यद्यपि जो विकेंद्रीकृत व्यवस्था है, विकेंद्रीकृत व्यवस्था होने के परिणाम स्वरूप स्थानीय स्तर पर जनता को ये सुविधा होती है या उन्हें अवसर मिला होता है कि उन संस्थाओं के माध्यम से वो तो नीति निर्माण और क्रियान्वयन में अपनी भूमिका निभाते हैं। लेकिन जब मॉनिटरिंग की बात आती है तो राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर जिस प्रकार की नीतियों का निर्माण किया जाता है, वहां पर उनको लागू करते समय जो मॉनिटरिंग है वो किस प्रकार से हो, उसमें सरकारी तंत्र की भूमिका भी होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उसमें जनता की भूमिका भी हो। जनता की भूमिका होने के से जो मॉनिटरिंग है वो बेहतर तरीके से संभव हो सकेगी, क्योंकि जो प्रशासनिक भूमिकाएं हैं उनमें इस प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती हैं कि जिस प्रभावशीलता के साथ मूल्यांकन किया जाना चाहिए उस प्रभावशीलता का अभाव पाया जाता है। तो उस अभाव को किस प्रकार से जनता के द्वारा देखा जाता है, उसकी मॉनिटरिंग की जाती है, और मॉनिटरिंग करने के पश्चात जनता उसको बेहतर तरीके से समझ सकती है, उन नीतियों को बेहतर तरीके से जो अपना समुदाय है, अपने क्षेत्र है, उनके में क्रियान्वयन कराने में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकती है। ये इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मॉनिटरिंग के साथ साथ जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है, क्योंकि नीतियों के निर्माण में
जो और उनके क्रियान्वयन में मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण स्तर होता है। किसी भी नीति की सफलता और असफलता को जांचने के लिए विभिन्न पैरामीटर्स के तहत उनका मूल्यांकन किया जाता है। तो जब इस प्रक्रिया के तहत मूल्यांकन किया जाता है तो यह मूल्यांकन केवल सरकारी मशीनरी के द्वारा, संस्थानों के द्वारा ही न होकर उन निजी क्षेत्रों के द्वारा होना चाहिए, जनता के द्वारा होना चाहिए। जनता के द्वारा जो स्वयं के इस तरीके के संगठन बनाए गए हैं उनके माध्यम से होना चाहिए, स्थानीय स्तर की जो संस्थाएं हैं उनके माध्यम से होना चाहिए, क्योंकि मूल्यांकन की प्रक्रिया जितनी पक्षपात रहित होगी, प्रभावी होगी, निष्पक्ष होगी, ऑब्जेक्टिविटी लिए होगी, वह न केवल उस नीति के मूल्यांकन के लिए वह प्रभावी होगी, बल्कि आगे आने वाली जो नीतियां हैं उनके लिए भी वह आधार प्रदान करेगी। तो इस प्रकार से जो नीतियों का मूल्यांकन किया जाए वो मूल्यांकन इस दृष्टिकोण से, इस परिप्रेक्ष्य में, इस संदर्भ में हो जहां पर के मूल्यांकन में जनता की जो सहभागिता है वो प्रत्यक्ष रूप से भी होनी चाहिए, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से तो हम मीडिया के माध्यम से, दूसरे जो सोर्सेस हैं उनके माध्यम से देख सकते हैं, लेकिन उनकी भूमिका उन सरकारी मशीनरी के साथ साथ किस प्रकार से सुनिश्चित की जाए ये भी एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। इसलिए मूल्यांकन जो है एक इस प्रकार की प्रक्रिया है जो लोगों को तो अवसर प्रदान करती ही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाती है, प्रक्रिया को मजबूत बनाती है, लेकिन मूल्यों जो नीतियों की सार्वभौमिकता है उसका भी मूल्यांकन वह बेहतर तरीके से करती है। इसी के साथ साथ जो फीडबैक की प्रक्रिया है वो फीडबैक की प्रक्रिया भी इस प्रकार की हो, उस नीतियों के निर्माण के क्रियान्वयन में यह अवसर भी उपलब्ध होना चाहिए जहां पर कि लोग फीडबैक के माध्यम से अपना ओपिनियन, अपनी सहभागिता वो दर्शा सकें। जो नीति लागू की गई है, सरकार के द्वारा जिस नीति का निर्माण किया गया है उसको किस प्रकार से मशीनरी के द्वारा लागू किया गया है, उसका क्या फीडबैक निकल कर आया है, जनता को ये पता, जनता के माध्यम से सरकार को ये पता चलना चाहिए, क्योंकि सरकार के द्वारा जो भी नीतियों का निर्माण किया जाता है वे लोगों के विकास के लिए किया जाता है। उन्हें के ऊपर या उन लोगों के लिए वो नीतियां जो होती हैं वो मैंडेटरी होती हैं, उनके पीछे लीगल सैंक्शन होती है। तो जब ये सारी चीजें होती हैं तो जनता के माध्यम से जो नीतियों के तहत जो फीडबैक आता है उस फीडबैक को भी सरकार के द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये जो समस्त स्तर हैं, चाहे वो सेवाओं और वस्तुओं के वितरण पर हो, मॉनिटरिंग में हो, इवेल्युएशन में हो और इसी के साथ साथ वो फीडबैक में हो, जब इन सारी चीजों की हम बात करते हैं तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि वहां पर लोगों की सहभागिता नीति निर्माण में संभव हो सके। जैसा कि हम जानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से तो नीति निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वाह करते ही हैं, लेकिन जनता और किन माध्यमों से उन नीतियों के निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकती है, कौन कौन सी ऐसी राजनीतिक एक्टिविटीज, गतिविधियां हो सकती हैं जहां पर की जनता की जो भूमिका है उसको सुनिश्चित किया जा सके, तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि वर्तमान संदर्भों में जो जनता है, जो नागरिक हैं, वो अब एक बदले हुए दृष्टिकोण के साथ हैं, जहां पर ये माना जाता था कि नीतियों का क्रियान्वयन सरकार के द्वारा, क्रियान्वयन प्रशासन के द्वारा किया जाएगा और जो जनता है वो मात्र एक रिसीवर है, वो एक क्लाइंट है जिसको दृष्टिगत रखते हुए इन सारी नीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन किया जा रहा है। वहां पर जनता एक पैसिव फॉर्म में है, उसका जो स्वरूप है वो निष्क्रिय है,
परंतु बदली हुई परिस्थितियों में जहां पर की नीतियों के माध्यम से, सिविल सोसाइटी के माध्यम से जनता जागरूक हो रही है, वह चीजों को समझ रही है, उसकी विश्लेषण की क्षमता विकसित हो रही है, उसका साक्षरता का दर बढ़ता जा रहा है। सभी समाजों की यदि हम बात करें, अब तो चाहे वो विकसित समाज है, विकासशील समाज है, उनमें भी शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, प्रशासन के बारे में समझ बढ़ रही है, लोक प्रशासन जो है विषय के रूप में अब और विस्तृत होता जा रहा है, व्यवहारिक होता जा रहा है। यह अब महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों से लेकर शोध संस्थानों के रूप में एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित हो चुका है। तो इन माध्यमों से जो परिदृश्य बन रहा है, उन परिदृश्यों में जो जनता की भूमिका है वह मात्र अब एक पैसिव रिसीवर तक ना रहकर, क्लाइंट तक ना रहकर, कस्टमर तक ना रहकर वह एक एक्टिव फॉर्म में आ गई है। वह यह जानना चाहता है कि किस प्रकार की नीतियों का निर्माण किया जा रहा है, कहां पर उसकी भूमिका की आवश्यकता है, कहां पर वह अपने सुझाव दे सकता है, किस प्रकार की नीतियों को वो चाहता है, किस प्रकार वह इनपुट के रूप में अपनी इच्छाओं, अपेक्षाओं को सरकार तक पहुंचा सकता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे जैसे सूचना तकनीक का विकास हुआ है, लोगों के पास इसके माध्यम से जो सरकारी क्रियाओं की, जो सरकार के द्वारा कार्य संपादित किए जा रहे हैं, उनकी जो सूचनाएं पहुंचती हैं, उन जो लोग अपडेट होते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन के थ्रू लोग सशक्त हो रहे हैं। तो ये जो जनता का सशक्तिकरण है, ये भी इस दिशा में और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जितनी सशक्त होगी, चाहे वो सूचनाओं के माध्यम से है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में है, आर्थिक क्षेत्र में है, राजनीतिक क्षेत्र में उसकी सहभागिता है, तो ये जो उसकी सशक्तता है वो निश्चित रूप से सरकार की नीति निर्माण में भी अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वाह कर सकेगी। क्योंकि अगर समाज ऐसा है जहां पर लोगों को में जागरूकता का अभाव है, वहां पर राजनीति में सहभागिता कम है, आर्थिक रूप से लोग अभी उतने सक्षम नहीं है जहां पर कि वो अधिक से अधिक राजनीतिक क्रियाकलापों में अपनी सहभागिता रखते हैं, वो उस प्रकार का जो समाज है वो धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है। जहां पर आर्थिक विकास हो रहा है, सामाजिक जागरूकता आ रही है, सामाजिक विकास हो रहा है, तो वहीं पर जो नागरिकों की भूमिका है वो सरकारी क्रियाकलापों में बढ़ रही है, और अंततः वो नीति निर्माण में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है। आज व्यक्ति अब अपना समय देने को तैयार है, अपनी जो उसकी जानकारी है उसका वो सरकार को पहुंचाने तक जिम्मेदार है। अगर हम विभिन्न देशों की जो उदाहरण है उसके माध्यम से हम देख सकते हैं, जब इस प्रकार के सर्वे सरकार के द्वारा कराए जाते हैं या एनजीओ के द्वारा कराए जाते हैं, तो उसमें जो जनता की भूमिका है वो महत्वपूर्ण है, वो उनमें भाग लेती है, अपनी राय जाहिर करती है, अपनी इच्छा बताती है, और क्या वो चाहती है वो भी उसे दर्शाती है। तो इस प्रकार का जो एक लोकतांत्रिक, विशेषकर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में, यद्यपि दूसरी व्यवस्थाओं में भी, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह और महत्वपूर्ण हो रहा है कि जनता का सशक्त होना, उसका जागरूक होना, जहां सरकार की नीति निर्माण में अपनी भूमिका को सुनिश्चित कराना चाहता है, वहीं विकेंद्रीकृत व्यवस्था भी वो चाहता है कि विकेंद्रीकृत व्यवस्था हो, जहां पर की स्थानीय स्तर की संस्थाओं में उनकी सक्रिय भागीदारी हो। नीति निर्माण चूंकि वर्तमान संदर्भों में विभिन्न स्तरों पर किया जाता है, केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, ग्रामीण स्तर तक अब नीतियों का निर्माण होता है। तो जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उनको विकेंद्रीकरण के माध्यम से स्थानीय स्तर तक स्थापित करके लोगों की सहभागिता स्थानीय स्तर पर तो सुनिश्चित की ही जाए, जहां पर वो प्रत्यक्ष रूप से प्रतिभाग लेकर उनके अपने क्षेत्र के अनुसार, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपनी नीतियों का निर्माण कर सके। परंतु उसके साथ ही साथ जो
ऊपर की नीति निर्माण है, राज्य स्तर की संस्थाएं हैं, लेजिस्लेचर हैं या केंद्र स्तर की पार्लियामेंट है, वहां पर भी उनकी भूमिका सुनिश्चित हो सके। सुनिश्चित का अर्थ है कि जो विभिन्न प्रकार के माध्यम है, उन माध्यमों से, जैसा कि मैंने अभी बताया कि वो चाहे इवेल्युएशन हो जो डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स का है, या वो मॉनिटरिंग की व्यवस्था हो, वो चाहे इवेल्युएशन का जो प्रोसेस है उसका पार्ट बनकर है, फीडबैक के माध्यम से है, सरकार के द्वारा समय समय पर जो इस क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं उनको नीति निर्माण के लिए आमंत्रित करके उनकी सलाह लेकर, उनका मशवरा लेकर, उनको साथ लेकर चलते हुए इस प्रकार की व्यवस्था सरकार के द्वारा बनाई जाए, जहां पर कि स्थानीय स्तर के साथ साथ जो उससे ऊपर के स्तर हैं उनमें भी जनता की सहभागिता नीति निर्माण में सुनिश्चित हो सके। क्योंकि पिछले कुछ दशकों के अनुभव ये दर्शा रहे हैं कि जिन जिन देशों में इस प्रक्रिया को आरंभ किया गया है उनमें बेहतर परिणाम आ रहे हैं। जो नीतियों का निर्माण किया गया है, जिन्हें लागू किया गया है, जहां पर जनता की सहभागिता रही है उन विकासात्मक नीतियों के निर्माण में, लागू कराने में, वहां पर वो बेहतर परिणाम के रूप में सामने आ रहे हैं। तो जब इस प्रकार के उदाहरण उन देशों के हमारे समक्ष प्रस्तुत हैं, हमारे पास उपलब्ध हैं, उनके माध्यम से देखा जा सकता है। और जो सदशासन की व्यवस्था है, वो सदशासन भी इस बात पर बल देता है, गुड गवर्नेंस भी इस बात पर बल देता है कि लोगों की सहभागिता सुनिश्चित होनी चाहिए। यह उसकी एक प्रमुख विशेषता है कि जहां पर लोग नीति निर्माण में, क्रियान्वयन में, मूल्यांकन में अपना प्रतिभाग कर सकें, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होगी वह वो एक सदशासन की विशेषताएं लिए होगी। तो जहां पर लोकतांत्रिक लक्ष्यों को की प्राप्त करने के लिए उसी के साथ साथ सदशासन की विशेषताओं को व्यवहार में लाने के लिए, प्रशासन को प्रभावी बनाने के लिए, जनता को नीति निर्माण में उनकी भूमिका सुनिश्चित करते हुए जब इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा तो निश्चित रूप से जो नीति निर्माण होगा वह और अधिक लोगों के हित में होगा, सारगर्भित होगा। और जब नीति निर्माण में जनता की सहभागिता होगी तो क्रियान्वयन में भी उनका जुड़ाव होगा, उनकी सहभागिता होगी, और फिर जो परिणाम निकल कर सामने आएंगे वो निश्चित रूप से बेहतर होंगे और लोगों का अधिक से अधिक विकास संभव हो सकेगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।